क्या शोषित और शोषक के बीच समानता हो सकती है? काउत्स्की का तर्क इस प्रकार है। 1. शोषक हमेशा आबादी का केवल एक छोटा सा अल्पसंख्यक हिस्सा रहे हैं। काउत्स्की के पैम्फलेट का पृष्ठ 14। ये निर्विवाद रूप से सत्य है। इसे शुरुआती बिंदु के रूप में लेते हुए तर्क क्या होना चाहिए? कोई मार्क्सवादी, समाजवादी तरीके से तर्क दे सकता है। इस मामले में कोई शोषित और शोषक के बीच के संबंध से आगे बढ़ेगा। या कोई उदारवादी, बुर्जुआ लोकतांत्रिक तरीके से तर्क दे सकता है, और उस मामले में कोई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच के संबंध से आगे बढ़ेगा। अगर हम मार्क्सवादी तरीके से तर्क करें तो हमें कहना होगा, शोषक अनिवार्य रूप से राज्य को, और हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यानी राज्य के रूपों में से एक, शोषकों के वर्ग के शोषितों पर शासन के साधन में बदल देते हैं। इसलिए जब तक शोषक है जो बहुसंख्यक शोषितों पर शासन करते हैं, लोकतांत्रिक राज्य अनिवार्य रूप से शोषकों के लिए लोकतंत्र होना चाहिए। शोषितों का राज्य ऐसे राज्य से मौलिक रूप से अलग होना चाहिए। ये शोषितों के लिए लोकतंत्र होना चाहिए और शोषकों को दबाने का एक साधन होना चाहिए, और एक वर्ग के दमन का मतलब है उस वर्ग के लिए असमानता, लोकतंत्र से उसका बहिष्कार। अगर हम उदार तरीके से तर्क करें तो हमें कहना होगा, बहुमत फैसला करता है, अल्पमत अधीन रहता है। जो लोग अधीन नहीं रहते उन्हें दंडित किया जाता है। बस इतना ही। राज्य के वर्ग चरित्र के बारे में सामान्य रूप से या विशेष रूप से शुद्ध लोकतंत्र के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अप्रासंगिक है, क्योंकि बहुमत बहुमत है और अल्पमत अल्पसंख्यक है। 1 पाउंड मास है, और बस इतना ही है। और काउत्स्की का तर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है। 2. सर्वहारा वर्ग का शासन क्यों लोकतंत्र के साथ असंगत रूप धारण करता है और क्यों अनिवार्य रूप से ऐसा रूप धारण करता है? इसके बाद मार्क्स और पेरिस कम्यून के चुनावी आंकड़ों के उद्धरण के साथ एक बहुत विस्तृत और बहुत ही विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार सर्वहारा वर्ग बहुमत में है। निष्कर्ष यह है, एक शासन जो लोगों में इतनी मजबूती से निहित है, उसके पास लोकतंत्र पर अतिक्रमण करने का जरा भी कारण नहीं है। ये हमेशा हिंसा से दूर नहीं रह सकता है जब लोकतंत्र को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। हिंसा का जवाब केवल हिंसा से ही दिया जा सकता है। लेकिन एक शासन जो जानता है कि उसके पास लोकप्रिय समर्थन है, वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही हिंसा का इस्तेमाल करेगा, उसे नष्ट करने के लिए नहीं। अगर वह इसके सबसे विश्वसनीय आधार, सार्वभौमिक मताधिकार, जो शक्तिशाली नैतिक अधिकार का गहरा स्रोत है, को खत्म करने का प्रयास करता है, तो यह आत्मघाती होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, काउत्स्की के तर्क में शोषित और शोषक के बीच का संबंध गायब हो गया है। जो कुछ बचता है वह है सामान्य रूप से बहुमत, सामान्य रूप से अल्पसंख्यक, सामान्य रूप से लोकतंत्र, वह शुद्ध लोकतंत्र जिससे हम पहले से ही परिचित हैं। और यह सब, ध्यान रहे, पेरिस कम्यून के बारे में कहा गया है। चीजों को और स्पष्ट करने के लिए मैं मार्क्स और एंगेल्स को उद्धृत करूंगा कि उन्होंने पेरिस कम्यून के बारे में तानाशाही के विषय पर क्या कहा। मार्क्स, जब मजदूर पूंजीपति वर्ग की तानाशाही को अपनी क्रांतिकारी तानाशाही से बदल देते हैं, पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए मजदूर राज्य को एक क्रांतिकारी और संक्रमणकालीन रूप प्रदान करते हैं। एंगेल्स, और विजयी पार्टी क्रांति में अपने शासन को उस आतंक के माध्यम से बनाए रखना चाहिए जो उसके हथियार प्रतिक्रियावादियों में पैदा करते हैं। क्या पेरिस कम्यून एक दिन से ज्यादा चल पाता अगर उसने पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सशस्त्र लोगों के अधिकार का इस्तेमाल न किया होता? इसके विपरीत, क्या हम उस अधिकार का बहुत कम इस्तेमाल करने के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते? एंगेल्स, चूंकि राज्य केवल एक संक्रमणकालीन संस्था है जिसका उपयोग संघर्ष में, क्रांति में अपने विरोधियों को बलपूर्वक दबाने के लिए किया जाता है, इसलिए एक स्वतंत्र लोगों के राज्य की बात करना सरासर बकवास है। जब तक सर्वहारा वर्ग को राज्य की आवश्यकता है, उसे स्वतंत्रता के हित में इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए है। और जैसे ही स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है, राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। काउत्स्की मार्क्स और एंगेल्स से उतने ही दूर हैं जितना स्वर्ग धरती से, जैसे उदारवादी सर्वहारा क्रांतिकारी से। काउत्स्की जिस शुद्ध लोकतंत्र और सरल लोकतंत्र की बात करते हैं, वह स्वतंत्र लोगों के राज्य का एक संक्षिप्त रूप है, यानी सरासर बकवास। काउत्स्की एक सबसे विद्वान कुर्सी पर बैठे मूर्ख की तरह या एक 10 वर्षीय स्कूली छात्रा की मासूमियत के साथ पूछते हैं, जब हमारे पास बहुमत है तो हमें तानाशाही की क्या जरूरत है? और मार्क्स और एंगेल्स समझाते हैं, पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को तोड़ना, प्रतिक्रियावादियों में भय पैदा करना, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सशस्त्र लोगों के अधिकार को बनाए रखना ताकि सर्वहारा वर्ग अपने विरोधियों को बलपूर्वक दबा सके। काउत्स्की इन व्याख्याओं को नहीं समझते। लोकतंत्र की पवित्रता से मोहित होकर, इसके बुर्जुआ चरित्र को न देखते हुए,
वह लगातार आग्रह करता है कि बहुमत, चूंकि वह बहुमत है, इसलिए उसे अल्पसंख्यक के प्रतिरोध को तोड़ने की जरूरत नहीं है, न ही उसे बलपूर्वक दबाने की जरूरत है। लोकतंत्र के उल्लंघन के मामलों को दबाने के लिए यह पर्याप्त है। लोकतंत्र की पवित्रता से मोहित होकर काउत्स्की अनजाने में वही छोटी सी गलती कर देता है जो सभी बुर्जुआ लोकतंत्रवादी हमेशा करते हैं, यानी वह औपचारिक समानता, जो पूंजीवाद के तहत एक धोखाधड़ी और पाखंड के अलावा कुछ नहीं है, को वास्तविक समानता मान लेता है। बिल्कुल तुच्छ बात। शोषक और शोषित समान नहीं हो सकते। ये सत्य, चाहे काउत्स्की को कितना भी अप्रिय क्यों न लगे, फिर भी समाजवाद का सार यही है। एक और सत्य, जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण की सभी संभावनाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक कोई वास्तविक समानता नहीं हो सकती। केंद्र में सफल विद्रोह या सेना में विद्रोह की स्थिति में शोषकों को एक झटके में परास्त किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही विरल और विशेष मामलों को छोड़कर शोषकों को एक झटके में नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी बड़े देश के सभी भूस्वामियों और पूंजीपतियों को एक झटके में बेदखल करना असंभव है। इसके अलावा कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई के रूप में केवल बेदखल करने से मामला पूरी तरह से हल नहीं होता, क्योंकि वास्तव में भूस्वामियों और पूंजीपतियों को पदच्युत करना, कारखानों और संपदाओं के उनके प्रबंधन को बदलकर एक अलग प्रबंधन, यानी मजदूरों के प्रबंधन को स्थापित करना आवश्यक है। शोषकों के बीच, जो कई पीढ़ियों से अपनी शिक्षा, समृद्ध जीवन की स्थितियों और आदतों के कारण बेहतर स्थिति में है, और शोषितों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती, जिनमें से अधिकांश सबसे उन्नत और सबसे लोकतांत्रिक बुर्जुआ गणराज्यों में भी दलित, पिछड़े, अज्ञानी, भयभीत और विखंडित हैं। क्रांति के बाद लंबे समय तक शोषकों के पास अपरिहार्य रूप से अनेक महान व्यवहारिक लाभ बने रहते हैं। उनके पास अभी भी धन है, क्योंकि धन को एक साथ समाप्त करना असंभव है। कुछ चल संपत्ति है, जो प्रायः काफी अधिक होती है। उनके पास अभी भी विभिन्न संपर्क, संगठन और प्रबंध की आदतें हैं। प्रबंध के सभी रहस्यों, रीति रिवाजों, विधियों, साधनों और संभावनाओं का ज्ञान है। उच्च शिक्षा है, उच्च तकनीकी कर्मियों, जो पूंजीपति वर्ग की तरह रहते और सोचते हैं, के साथ घनिष्ठ संपर्क है। युद्ध कला में अतुलनीय रूप से अधिक अनुभव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इत्यादि। यदि शोषक केवल एक देश में पराजित हो जाते हैं, और ये निश्चित रूप से सामान्य बात है, क्योंकि कई देशों में एक साथ क्रांति एक दुर्लभ अपवाद है, तब भी वे शोषितों से अधिक मजबूत रहते हैं, क्योंकि शोषकों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत बड़े हैं। ये बात कि कम से कम उन्नत मध्यम किसान, कारीगर और आबादी के इसी तरह के समूहों से शोषितों का एक हिस्सा शोषकों का अनुसरण कर सकता है, और वास्तव में करता भी है, कम्यून सहित सभी क्रांतियों से साबित हो चुका है, क्योंकि वर्साई की सेना में सर्वहारा भी थे, जिन्हें सबसे विद्वान काउत्स्की ने भूल दिया है। इन परिस्थितियों में यह मान लेना कि किसी भी ऐसी क्रांति में जो कि बिल्कुल भी गंभीर है, उसका मुद्दा केवल बहुमत और अल्पसंख्यक के बीच के संबंध से तय होता है, मूर्खता की पराकाष्ठा है। एक आम उदारवादी का मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह है, लोगों से एक सुस्थापित ऐतिहासिक सत्य को छिपाकर उन्हें धोखा देने का प्रयास है। यह ऐतिहासिक सत्य यह है कि प्रत्येक गहन क्रांति में शोषकों का लंबे समय तक जिद्दी और हताश प्रतिरोध, जो कई वर्षों तक शोषितों पर महत्वपूर्ण व्यवहारिक लाभ बनाए रखते हैं, नियम है। कभी भी भावुक मूर्ख काउत्स्की की भावुक कल्पनाओं को छोड़कर शोषक अंतिम हताश युद्ध या युद्धों की श्रृंखला में अपने लाभों का उपयोग करने की कोशिश किए बिना शोषित बहुमत के निर्णय के आगे झुकेंगे। पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण एक संपूर्ण ऐतिहासिक युग की अवधि लेता है। जब तक ये युग समाप्त नहीं हो जाता, शोषक अनिवार्य रूप से पुनर्स्थापना की आशा संजोए रहते हैं, और यह आशा पुनर्स्थापना के प्रयासों में बदल जाती है। अपनी पहली गंभीर पराजय के बाद अपदस्थ शोषक, जिन्होंने अपने अपदस्थ होने की कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी यह विश्वास नहीं किया था कि यह संभव है, कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, 10 गुना बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ, 100 गुना बढ़ी हुई उग्र भावना और घृणा के साथ, उस वर्ग को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई में खुद को झोंक देते हैं, जिससे वे वंचित हो गए थे अपने परिवारों की ओर से, जो इतना मधुर और आसान जीवन जी रहे थे और जिन्हें अब सामान्य झुंड बर्बादी और दरिद्रता या सामान्य श्रम की निंदा कर रहा है। पूंजीवादी शोषकों के पीछे पीछे निम्न पूंजीपति वर्ग के व्यापक हिस्से चलते हैं, जिनके संबंध में सभी देशों के दशकों के ऐतिहासिक अनुभव ये प्रमाणित करते हैं कि वे झिझकते और हिचकिचाते हैं। एक दिन सर्वहारा वर्ग के पीछे चलते हैं और दूसरे दिन क्रांति की कठिनाइयों से भयभीत हो जाते हैं। वे मजदूरों की पहली हार या अर्ध पराजय से ही घबरा जाते हैं, लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भागने लगते हैं, नाक भान सिकोड़ने लगते हैं और एक खेमे से दूसरे खेमे में भागते हैं, ठीक हमारे मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों की तरह।
इन परिस्थितियों में भयंकर युद्ध के इस दौर में जब इतिहास ये सवाल उठाता है कि सदियों पुराने और हजारों साल पुराने विशेषाधिकार होने चाहिए या नहीं, ऐसे समय में बहुमत और अल्पमत की बात करना, शुद्ध लोकतंत्र की बात करना, तानाशाही की जरूरत नहीं और शोषक और शोषित के बीच समानता की बात करना, इसके लिए कितनी बेशुमार मूर्खता और कितनी अथाह मूर्खता की जरूरत है। हालांकि 1871 और 1914 के बीच तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण पूंजीवाद के दशकों के दौरान समाजवादी पार्टियों में संकीर्णता, मूर्खता और धर्मत्याग के अवयन अस्तबल जमा हो गए थे जो खुद को अवसरवाद के अनुकूल बना रहे थे। पाठक ने संभवतः ये देखा होगा कि काउत्स्की ने अपने ऊपर उद्धृत पैम्फलेट के अंश में सार्वभौमिक मताधिकार पर अतिक्रमण करने के प्रयास की बात की है। वैसे इसे शक्तिशाली नैतिक अधिकार का एक गहरा स्रोत कहा है, जबकि एंगेल्स ने उसी पेरिस कम्यून और तानाशाही के उसी प्रश्न के बारे में पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सशस्त्र लोगों के अधिकार की बात की थी, जो कि अधिकार पर बुर्जुआ और क्रांतिकारी के विचारों के बीच एक बहुत ही विशिष्ट अंतर है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि शोषकों को मताधिकार से वंचित करने का प्रश्न विशुद्ध रूप से रूसी प्रश्न है, न कि सामान्य रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का प्रश्न। यदि काउत्स्की ने पाखंड को दरकिनार करते हुए अपने पैम्फलेट का शीर्षक बोल्शेविकों के विरुद्ध रखा होता, तो शीर्षक पैम्फलेट की विषय वस्तु के अनुरूप होता और काउत्स्की का मताधिकार के बारे में स्पष्ट रूप से बोलना उचित होता। लेकिन काउत्स्की मुख्य रूप से एक सिद्धांतकार के रूप में सामने आना चाहते थे। उन्होंने अपने पैम्फलेट को सामान्य रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहा। वे पैम्फलेट के दूसरे भाग में छठे पैराग्राफ से शुरू करते हुए सोवियतों और रूस के बारे में विशेष रूप से बोलते हैं। पहले भाग में जिस विषय पर चर्चा की गई है, जिससे मैंने उद्धरण लिया है, वह सामान्य रूप से लोकतंत्र और तानाशाही है। मताधिकार के बारे में बोलते हुए काउत्स्की ने खुद को बोल्शेविकों के विरोधी के रूप में पेश किया, जो सिद्धांत की एक पाई भी परवाह नहीं करता। सिद्धांत के लिए अर्थात लोकतंत्र और तानाशाही के सामान्य, न कि राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट वर्ग आधारों के बारे में तर्क को मताधिकार जैसे विशेष प्रश्न से नहीं, बल्कि सामान्य प्रश्न से निपटना चाहिए कि क्या लोकतंत्र को अमीरों के लिए शोषकों के उखाड़ फेंकने और उनके राज्य के स्थान पर शोषितों के राज्य की स्थापना के ऐतिहासिक काल में संरक्षित किया जा सकता है। यही वह तरीका है, एकमात्र तरीका है, जिससे एक सिद्धांतकार प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। हम पेरिस कम्यून का उदाहरण जानते हैं। हम मार्क्सवाद के संस्थापकों द्वारा इसके संबंध में और इसके संदर्भ में कही गई सभी बातों को जानते हैं। इस सामग्री के आधार पर मैंने, उदाहरण के लिए, अक्टूबर क्रांति से पहले लिखे अपने पैम्फलेट द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में लोकतंत्र और तानाशाही के प्रश्न की जांच की। मैंने मताधिकार को प्रतिबंधित करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और अब ये कहना होगा कि मताधिकार को प्रतिबंधित करने का प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट है, न कि तानाशाही का सामान्य प्रश्न। रूसी क्रांति की विशिष्ट स्थितियों और उसके विकास के विशिष्ट मार्ग का अध्ययन करके मताधिकार को प्रतिबंधित करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। इस पैम्फलेट में बाद में इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पहले से यह गारंटी देना एक गलती होगी कि यूरोप में आने वाली सर्वहारा क्रांतियां या उनमें से अधिकांश पूंजीपति वर्ग के लिए मताधिकार के प्रतिबंध के साथ अनिवार्य रूप से होंगी। ऐसा हो सकता है युद्ध और रूसी क्रांति के अनुभव के बाद शायद ऐसा होगा, लेकिन ये तानाशाही के प्रयोग के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये तार्किक अवधारणा तानाशाही की एक अपरिहार्य विशेषता नहीं है। यह ऐतिहासिक और वर्ग अवधारणा तानाशाही में एक अपरिहार्य स्थिति के रूप में प्रवेश नहीं करता है। तानाशाही की अपरिहार्य विशेषता आवश्यक शर्त है शोषकों का एक वर्ग के रूप में बलपूर्वक दमन और परिणामस्वरूप उस वर्ग के संबंध में शुद्ध लोकतंत्र यानी समानता और स्वतंत्रता का उल्लंघन। यह एकमात्र तरीका है जिससे प्रश्न को सैद्धांतिक रूप से पूछा जा सकता है। और इस तरह प्रश्न न पूछकर काउत्स्की ने दिखाया है कि वह बोल्शेविकों का विरोध एक सिद्धांतकार के रूप में नहीं, बल्कि अवसरवादियों और पूंजीपतियों के चाटुकार के रूप में करते हैं। किन देशों में और पूंजीवाद की किन राष्ट्रीय विशेषताओं को देखते हुए शोषकों के लिए लोकतंत्र को किसी न किसी रूप में प्रतिबंधित पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाएगा, उसका उल्लंघन किया जाएगा, यह इस या उस पूंजीवाद, इस या उस क्रांति की विशिष्ट राष्ट्रीय विशेषताओं का सवाल है। सैद्धांतिक प्रश्न अलग है, क्या शोषक वर्ग के संबंध में लोकतंत्र का उल्लंघन किए बिना सर्वहारा वर्ग की तानाशाही संभव है? ये वही प्रश्न है जो सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, जिसे काउत्स्की ने टाल दिया है। उन्होंने मार्क्स और एंगेल्स के सभी प्रकार के अंश उद्धृत किए हैं, सिवाय उन अंशों के जो इस प्रश्न से संबंधित हैं और जिन्हें मैंने ऊपर उद्धृत किया है। काउत्स्की किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं जो उदारवादियों और बुर्जुआ लोकतंत्रवादियों को स्वीकार्य है और उनके विचारों के दायरे से परे नहीं जाती है,
लेकिन वह मुख्य बात के बारे में बात नहीं करते हैं, अर्थात तथ्य यह है कि सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को तोड़े बिना, अपने विरोधियों को बलपूर्वक दबाए बिना जीत हासिल नहीं कर सकता है, और जहां जबरन दमन है, जहां कोई स्वतंत्रता नहीं है, वहां निश्चित रूप से कोई लोकतंत्र नहीं है। ये बात काउत्स्की को समझ में नहीं आई। अब हम रूसी क्रांति के अनुभव और प्रतिनिधियों की सोवियतों तथा संविधान सभा के बीच मतभेद की जांच करेंगे, जिसके कारण संविधान सभा भंग हो गई तथा पूंजीपति वर्ग से मताधिकार वापस ले लिया गया।